नमस्कार, मैं हूं श्वेता सुरभि। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का सरोकार के आज के अंक में। और आज का हमारा विषय है नई शिक्षा नीति। डीडी बिहार हमेशा से ऐसे विषयों को छूता रहा है जो आपके लिए लाभान्वित करने वाला हो। जब कोई नई नीति लागू होती है, कोई नई योजना ऐसी कोई बात होती है, तो कुछ लोगों को उसकी सारी जानकारी होती है, कुछ लोगों को नहीं होती। कई शंकाएं होती हैं, कई प्रश्न होते हैं। तो ऐसी ही नई शिक्षा नीति को लेकर कई शंकाएं होंगी, कई प्रश्न होंगे जो बहुत से लोगों को पता नहीं होगा। इसी विषय पर विस्तार से चर्चा करने के लिए आज हमारे स्टूडियो में दो खास मेहमान मौजूद हैं। सबसे पहले मैं विनम्र निवेदन के साथ आमंत्रित करना चाहूँगी और स्वागत करती हूँ आज के हमारे मेहमान का। ये हैं पटना विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति प्रोफेसर डॉक्टर रासबिहारी प्रसाद सिंह। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्ते। और साथ ही हमारे दूसरे मेहमान हैं पटना विश्वविद्यालय के उर्दू विभाग के विभागाध्यक्ष डॉक्टर शहाब जफर हाशमी सर का बहुत बहुत नमस्कार। तो हमारे दोनों मेहमान आज हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं। नई शिक्षा नीति के बारे में इनसे बहुत सी जानकारी मिलेगी, इसी पर हम आज चर्चा करेंगे। सर, सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगी कि नई शिक्षा नीति क्या है? देखिए, नई शिक्षा नीति एक इस प्रकार का अप्रोच है, उपागम है, जो शिक्षा में मौलिक परिवर्तन लाने के उद्देश्य से तैयार की गई है। वैसे मैं आपको ये कहा तो अब ये नई शिक्षा नीति नहीं रही, ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति हो गई, चूँकि 2020 में केंद्रीय कैबिनेट ने इसे अडॉप्ट कर लिया है, इसलिए अभी राष्ट्रीय शिक्षा नीति हो गई है। इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति और पूर्व की शिक्षा नीति को लें तो एक मौलिक अंतर, एक पहले की शिक्षा नीति का उद्देश्य था एग्जामिनेशन दो, परीक्षा दो, डिग्री पालो, जॉब खोजना आपका अपना दायित्व है। तो शिक्षा का एक विराम था। नई शिक्षा नीति कहता है कि शिक्षा एक सतत प्रक्रिया है, इसका कोई विराम नहीं है। हम ये सीख सकते हैं, वो एक से कई विधाओं में हम ज्ञान अर्जित कर सकते हैं, एक से कई विधाओं में बढ़कर हम अपने को उत्कर्ष साबित कर सकते हैं, अपनी क्षमता को साबित कर सकते हैं। और इसलिए जैसे मैंने कोई लड़का विद्यार्थी ज्योग्राफी कर लिया, लेकिन उसकी रुचि अगर राजनीतिक विज्ञान में है, मनोविज्ञान में है, तो इसके ऑप्शन हैं, वो उन सभी क्षेत्रों में जाके आगे बढ़ सकता है। स्कूल में पहले हम लोग जब बच्चे थे तो स्लेट और पेंसिल थमा दे, वो अब नहीं है। अब बच्चों को 3 साल की एज से ही टॉय देते हैं और उसके माइंड सेटअप को ग्रो करने की विधाओं को विकसित किया जाता है। इसलिए एक व्यापक चेंज है। आप इसको एक शब्द में कह सकते हैं, मैं अपने दर्शकों से कहूँगा कि अंग्रेजी में इसको कहते हैं पैराडिज्म शिफ्ट और गत्यात्मक परिवर्तन। पहले लॉर्ड मैकले की शिक्षा नीति थी, ये सही अर्थों में राष्ट्रीय शिक्षा नीति है। इसके पूर्व जो भी शिक्षा नीति आए, लॉर्ड मैकले द्वारा लागू की गई शिक्षा नीतियों में ही थोड़ा बहुत परिवर्तन था। पीसमिल अप्रोच था, इट इज होलसम अप्रोच। कुल मिलाकर सर्वांगीण विकास को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 बनाई गई, लागू की गई है। अब ये देखना है कि ये कितना लाभदायक होता है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। और शहाब सर, आप ये बताएं कि इसके पैटर्न क्या है, जो चेंजेस आए हैं, जो परिवर्तन, वो क्या है? देखिए, ये जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, ये बिल्कुल पहले की शिक्षा नीति से बिल्कुल अलग है। पहले इस शिक्षा नीति के जितने जो भी था पहले आया 1986 में या उससे पहले 1968 में, तो उसमें एजुकेशन पर सिर्फ जोर दिया गया। इसलिए आप देखेंगे जो भी पैटर्न है उस समय स्कूल का या हायर एजुकेशन का, वो एक ख़ास पैटर्न पर चलता है और पूरा होने के बाद एक डिग्री दे दी जाती है। जैसे स्कूल लेवल पे देखिए 10+2, 10 साल स्कूल किया आपने, 2 साल किया, आपको सर्टिफिकेट मिल गया। अब ऐसा नहीं है। अब इसमें इसका जो मोटो है इस शिक्षा नीति का, ये है एजुकेशन, इनकरेज और एनलाइटन। यानी ये सिर्फ एजुकेशन तक महदूद नहीं है, इसमें बच्चे को ऐसी शिक्षा देनी है जो उसको इनकरेज करे, और फिर एनलाइटन है यानी उसे आत्मनिर्भर बनाए, अपने ऊपर भरोसा करने वाला। और वो एजुकेशन स्कूल सिस्टम से ही, स्कूल के ज़माने से ही सिर्फ शिक्षा ना हासिल करे, बल्कि साथ में स्किल हासिल करे, कुछ ऐसा काम सीखे, हुनर सीखे जो उसको बाज़ार में या बाहर जाने के बाद जॉब के लिए परेशान ना करे, वो आत्मनिर्भर बनकर निकले। इसलिए एजुकेशन सिस्टम में देखेंगे आप 10+2 के बजाय यहाँ पर 5+3+3+4 है। यानी
जो शिक्षा हमारे यहाँ 14 साल तक थी उसको 18 साल तक कर दिया गया। और प्री प्राइमरी जो स्कूल होता है, जिसमें आप देखते हैं प्ले स्कूल है, आंगनवाड़ी है, ये सब चीज़ें हैं, उसको फॉर्मल एजुकेशन में शामिल कर लिया गया है। इससे बड़ा फ़ायदा है, क्योंकि जब फॉर्मल एजुकेशन में किया गया तो अब गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट, उसकी पूरी जिम्मेदारी होगी कि ये प्री एजुकेशन जो है इसको भी पूरी संजीदगी से ले और उस पर भी फोकस करे। इसीलिए जीडीपी ये देखिएगा इसका बढ़ा करके 6% कर दिया गया, ताकि इस पर ध्यान दिया जा सके। तो दूसरी बात यह है कि इसके एग्जामिनेशन के सिस्टम, इसके करिकुलम, सबको चेंज कर दिया गया है। अब सिर्फ स्कूल एजुकेशन को अभी देखिए आप, फ्रेमवर्क को, तो इसको 4 हिस्सों में बांट दिया गया। अब प्ले स्कूल से लेकर 2 तक 5 इयर्स होते हैं। प्ले KG1, KG2, फिर 1 और 2, 5 इयर्स। और 5 इयर्स जब बच्चा पढ़ता है तो वो बच्चा पढ़ाई के लिहाज से नहीं पढ़ता है, उसमें कोई किताब नहीं है, कोई कलम नहीं है, कोई फॉर्मल टूल नहीं है, उसमें फिजिकल टूल रखे गए हैं, यानी खेल कूद के ज़रिए, गेम्स के ज़रिए इनको सिखाया जाए। और पूरे 5 साल में फिर एक बार एग्ज़ाम देना है 2 में, सिर्फ ये जांचने के लिए कि अगला जो लेवल है प्राइमरी, उसमें जाने लायक है कि नहीं बच्चा। अब प्राइमरी लेवल 3 से जो 5 तक है, 3, 4, 5, उसमें भी कोई एग्ज़ाम नहीं है। एक एग्ज़ाम है 5 में, सिर्फ इसको जांचने के लिए कि वो अगले लेवल के लिए है कि नहीं। तीसरा लेवल है वो मिडिल लेवल कर सकते हैं उसको, यानी 6, 8, 9। अब यहाँ पर बड़ा चेंज आया है। एक तो ये कि इसमें भी कोई एग्ज़ाम नहीं है, एक मरतबा जा कर के 5, 6, 8 में है, वो 9 के लायक है कि नहीं देखने के लिए। दूसरे ये कि यहाँ से एजुकेशन को एक नया माना दिया गया है, यानी इसमें अब कंप्यूटर 6 से लागू कर दिया गया है, कोडिंग, डिकोडिंग, लैंग्वेजेस सब यहीं से लागू कर दिए गए हैं। और पूरा करिकुलम जो स्कूल का है उसको स्किल बेस्ड बनाया गया है, यानी सिर्फ उसमें आपको सब्जेक्ट नहीं पढ़ना है, साथ साथ कोई ऐसा सब्जेक्ट भी पढ़ना है जो आपके अंदर एजुकेशन के साथ साथ एक स्किल को भी आगे बढ़ाए। गोया 6 से ही बच्चे को तैयार किया जा रहा है सोशल, समाज के लिए फ़ायदेमंद, सोसाइटी के लिए और कंट्री के लिए लाभदायक, साथ साथ उसको आत्मनिर्भर बनाने के लिए। 8th के बाद जो 9, 10th है, इसमें भी बड़ी तब्दीली आई है। एक तो ये कि करिकुलम अलग बनाया गया, कोई ना कोई एक वोकेशनल, प्रोफेशनल सब्जेक्ट उसमें ज़रूरी है। दूसरे ये कि उसमें बच्चों को स्ट्रेस ना मिले। एग्जामिनेशन बहुत बड़ा स्ट्रेस होता है बच्चे के लिए, आप देखते हैं 10th में, 12th में बच्चे कितना परेशान रहते हैं। इस पर ख़ास तौर से जोर दिया गया है कि बच्चों को एग्ज़ाम स्ट्रेस से दूर रखना है, इसलिए इस सिस्टम में एग्जामिनेशन 2 लेवल में कर दिया गया है। बच्चा एक बार में परेशान हो जाता है, सारा सब्जेक्ट लोड होता है उस पर, तो उस एग्ज़ाम को 2 लेवल में लिया जाएगा, एक बार सब्जेक्टिव लिया जाएगा और एक बार ऑब्जेक्टिव। तो आराम से 2 बार में 6-6 महीने में वो क्लियर एग्ज़ाम करेगा और उस पर कोई स्ट्रेस नहीं होगा। दूसरी बात यह है कि इसी में क्लास 6 से ही बच्चों को, क्लास 6 तक बच्चों को मदर लैंग्वेज में पढ़ाने के लिए कंपलसरी कर दिया गया। चूँकि आप सब जानते हैं कि मदर लैंग्वेज सबसे ज़्यादा बच्चों के लिए लाभदायक है और वो ज़्यादा सीखता है, ज़्यादा समझता है, उससे अच्छा कोई लैंग्वेज है नहीं। तो इसमें 1 से प्ले से बल्कि 6 तक कंपलसरी कर दिया गया है, बल्कि इनकरेज किया गया है कि पॉसिबल हो तो 8 तक मदर लैंग्वेज लिया जाए। और उसके बाद भी जब वो आगे बढ़ता है तो वहाँ 3 लैंग्वेज फार्मूला बनाया गया है, यानी बच्चा लैंग्वेज से दूर ना हो, मदर लैंग्वेज भी पढ़े, नेशनल लैंग्वेज जो है राष्ट्रीय भाषा उसे ही पढ़े, और चाहे तो कोई एक और लैंग्वेज पढ़ सकता है वो, जैसे अगर बंगाल में है तो बंगला भी पढ़े, हिंदी भी पढ़े, और चाहे तो वो मराठी भी पढ़ सकता है, चाहे तो उर्दू भी पढ़ सकता है, चाहे तो कोई एक लैंग्वेज और ले सकता है। तो गोया के लैंग्वेज के हिसाब से भी उसको बहुत नर्म रखा गया है, लचीला रखा गया है, फ्लेक्सिबल रखा गया है। तो पूरे जो फ्रेमवर्क जो है +2 तक या हायर एजुकेशन में भी पूरा फ्रेमवर्क जो है उसको ज़्यादा से ज़्यादा फ्लेक्सिबल बनाया गया है, स्टूडेंट फ्रेंडली बनाया गया है और ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रेस फ्री बनाया गया है, ताकि बच्चा सिर्फ सीखे नहीं, साथ साथ वो खुद को एक अच्छा नागरिक, एक कामयाब इंसान और आत्मनिर्भर इंसान बनाए। क्योंकि जब वो आत्मनिर्भर होगा, वो कामयाब होगा, तब सोसाइटी कामयाब होगी, और सोसाइटी कामयाब होगी तो हमारा देश भी आत्मनिर्भर और कामयाब होगा। क्या बात है सर, बहुत ही अच्छी जानकारी दी आपने, और सुन के भी लगा कि कितने पॉजिटिव चेंज जिसको हम बोलते हैं, बहुत ही सकारात्मक परिवर्तन ये है। सर आप ये बताएं कि जो पैटर्न चेंज हुआ जिस तरीके से, तो जिस सेशन में ये शुरू हुआ या हो रहा है, आगे होगा,
पहले से जो बच्चे जिस पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं, पढ़ते आ रहे हैं, तो अचानक से ये बदलाव होगा, इसका क्या असर पड़ सकता नहीं, है? वो नहीं किया जा रहा है, सबों पे ये लागू नहीं हो रहा है। अच्छा। जैसे विश्वविद्यालय स्तर में ही बता दें कि जो पुराने बच्चे हैं वो पुराने फॉर्म में चलेंगे, और नए जब जैसे ग्रेजुएशन लेवल का फर्स्ट ईयर का बच्चा जब आएगा तो वो नए पैटर्न। इसी प्रकार से जो लड़के प्ले स्कूल में आएंगे अब उनसे ये पैटर्न चलेगा, और जो पहले के बच्चे हैं वो पुराने पैटर्न में चले जाएंगे, क्योंकि इससे वो टेम्परामेंट, लर्निंग, जो कहते हैं भूख, वो नहीं जगेगी बच्चों में। इसीलिए ये शुरुआत जब से होगा उसी के साथ चलेगा। ये मतलब है इसका जी। तो नई शिक्षा नीति, अभी तो बहुत सारे लाभ इन्होंने बताए, लेकिन स्टूडेंट के हिसाब से या पेरेंट्स के हिसाब से, माता पिता, अभिभावक, उनका क्या सोचना है? उनको क्या लगेगा कि ये कितना लाभदायक हो सकता है? देखिए, बताते हैं कि ये शिक्षा नीति जो आई, पहले मैं पेरेंट्स के बता दूं कि हमारे यहाँ पेरेंट्स का अवेयरनेस लेवल थोड़ा कम है। शहर में जो पेरेंट्स अवेयर हैं वो कंफ्यूज भी कहीं कहीं हैं, बड़ी संख्या में रह रहे, कम ही लोग हैं जो बहुत क्लियर हैं इस पर। कन्फ्यूजन के कई कारण हैं, और उसके राजनीतिक कारण भी हैं, सामाजिक कारण। मान लीजिए केरल राज्य ने लागू ही नहीं किया, कहता हम नहीं लागू करेंगे। कुछ राज्य कहते हैं 3 भाषा फार्मूला नहीं लागू करेंगे। तो ये विविधता का बहुत बड़ा देश है, तो यहाँ ये लागू होगा। अब पेरेंट्स का कहीं कोई आंदोलन नहीं कि नहीं लागू करना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर पेरेंट्स ये समझें ध्यान से तो इसमें शिक्षा, जो इन्होंने कहा, मैंने भी कहा, ये आपको स्किल डेवलप करेगा। ये कंटिन्यूड प्रोसेस है, रोजगार देगा। बीच में ब्रेक करके आप रोजगार करने चले जाइए, फिर आके उसको आगे बढ़ा सकते हैं। उसका वो क्रेडिट अकाउंट खुल जाएगा कि पहले वो 1 साल में उन्होंने ये 2 सेमेस्टर क्लियर किया, फिर कोई जॉब मिल गया वो जा सकता है छोड़कर, फिर आएगा, फिर ज्वाइन करेगा। अभी तो जो बिहार में नई ग्रेजुएट लेवल में आई है जो चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम, इसका मूल पृष्ठभूमि में तो नई शिक्षा नीति है। तो इसमें क्या है कि नहीं, 7 साल के अंदर उसको क्लियर करना है, लेकिन मूल शिक्षा नीति का जो अवधारणा है वो ईयर इज नॉट लिमिटेड, ईयर का कोई लिमिट नहीं है। आप फर्स्ट 2 सेमेस्टर क्लियर कर लीजिए, नेशनल क्रेडिट ऑडिट अकाउंट्स में वो आपका चला जाएगा, क्रेडिट कितना है, और वो 2 साल, 4 साल, 5 साल, जब आपको समय मिला फिर आप आके 1 साल पढ़िए, 2 साल पढ़िए, अपना आप डिग्री ले सकते हैं। सो इट इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस, अर्निंग, लर्निंग, प्रोवाइड द जॉब टू अदर्स। तो इस प्रकार से एक कंप्रिहेंशन है, और ये समाज में इससे मैसेज जाएगा, जिसको आप अभिभावक कर रहे हैं कि मेरा लड़का पढ़ भी रहा है, जॉब भी कर रहा है। तो जब तक इसका आउटकम नहीं आएगा तब तक आप, चूँकि शिक्षा लेवल, जागरूकता बहुत हाई नहीं है, पेरेंट्स का भी कोई दोष नहीं है, तो वो थोड़ा असमंजस की स्थिति में रहेंगे। लेकिन विद्यार्थियों को क्लियर करना, हम शिक्षकों का ये दायित्व है कि विद्यार्थियों को ठीक से क्लियर करें, बताएं और लागू करें, चाहे वो स्कूल लेवल है या ऊपर के लेवल। जैसे बिहार सरकार ने एक लागू कर दिया कि वीकेंड डे जो है बैगलेस रहेगा, बच्चे कुछ लेके नहीं जाएंगे। लेकिन उसके साथ जो शिक्षा नीति में है उसकी प्रावधान भी तो होना चाहिए। टॉय होने चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक टॉय होने चाहिए, बच्चों को वो डिफरेंट प्रकार का जो आप स्लैब्स आदि देते हैं कि वो अप्लाई करें, अपने को नए कुछ बनावें। इनोवेटिव कैरेक्टर बच्चों का डेवलप हो बाय प्लेइंग, बाय इंटरैक्टिंग, बाय रनिंग। वो स्कूल में दौड़ कर, खेल कर, बात करके, एक दूसरे का सहयोग करके एक इनोवेटिव माइंडसेट ग्रो करेगा। देखिए, सारी दुनिया के साइकोलॉजिस्ट जानते हैं कि ब्रेन सेल या ब्रेन वॉल्यूम का 80% भाग अधिक से अधिक 7 साल की आयु तक डेवलप कर जाता है। अब उसका सही उपयोग नहीं होने से कोई मंद बुद्धि का हो जाता है, कोई जिसके पेरेंट्स आदि उसको ठीक से शुरू से ले गए पुरानी नीति में भी, तो वो मंद बुद्धि का नहीं हुआ। लेकिन गरीब का लड़का तेज है, सभी को तुलसीदास जैसा लाभ और मौका नहीं मिल सकेगा। वो तेज है, उसका ब्रेन वॉल्यूम मिल गया, लेकिन समाज, परिवार का वातावरण जो है उसको वहीं पर रख दिया, वो आगे नहीं जा सका। ये शिक्षा नीति उसको भी कूड़े और करकट के ढेर से भी खोल के निकाल लेगा, क्योंकि किड लर्निंग सिस्टम या प्ले स्कूल जिसको हम कहते हैं, वहाँ पर कुछ उसको देना नहीं है, खासकर सरकारी स्कूल में। तो वो बच्चे आते हैं, खाने पीने की व्यवस्था, आंगनबाड़ी की ओर से सुविधाएं हैं। तो हमको लगता है कि ये इनरोलमेंट को बढ़ाएगा नहीं, ऑलरेडी लोअर इनरोलमेंट वेरी हाई,
इनरोलमेंट के वो सस्टेन रखेगा। अभी हमारे क्या है, पहला फर्स्ट ईयर में 99% से ऊपर इनरोलमेंट हो रहा है, लेकिन वो 6th क्लास आते आते वो 60-65 पे पहुंच रहा है। सो द सस्टेनेबिलिटी ऑफ इनरोल्ड स्टूडेंट्स, ये बहुत डिपेंड करेगा नई शिक्षा नीति के प्रारंभिक दौर में बच्चों को लाने का जो स्वाभाविक प्रक्रिया है। जब बच्चे बात करेंगे, कुछ घर में काम नहीं है, घूम रहा है, माँ बाप नहीं ध्यान देते, माँ बाप काम करने चला कि यहाँ चलो ना, पैसा भी नहीं लगेगा और नया नया इलेक्ट्रॉनिक खेल कूद का सामान है, देखोगे कुछ खाना भी मिलेगा, तो वो बच्चे सुधारेंगे। इसलिए उद्देश्य बहुत अच्छा है। अब हम बैगलेस डे, इट डज नॉट मीन कि इसका कभी मतलब नहीं है कि सीधे चले आए फिर चले गए। आप उन बच्चों को अपनी विरासत को बताइए। मान लीजिए वो सामान नहीं है जिस स्कूल में, मैंने कई जगह कहा बहुत कुछ है आपके पास, देखो तुम जिस इलाके से आते हो यहाँ वीर कुंवर सिंह हुए थे, तुम जहाँ से आते हो देखो यहाँ तुम्हारा पेंटिंग जो है अमेरिका और पेरिस के बाज़ारों में बिक रहा है, तुम्हारे माँ करते हैं कि नहीं, तुम सीख लो, ये जान लो। इस प्रकार से हम अपने ही पानी का कब कब उपयोग करते हो, गंदा नहीं करना चाहिए, ये नख रोज काटते हो कि नहीं, नहीं कुछ है। अगर प्लेइंग इंस्ट्रूमेंट नहीं है, प्लेइंग टूल्स नहीं है, तो आप वर्बली ऑरली आप बच्चों को इसके माइंडसेट को डेवलप कर सकते हैं। वो छिपा हुआ और ये उद्देश्य नई शिक्षा नीति का ये है कि सभी शिक्षा में इन्वॉल्व हो जाएं। और शिक्षा का अंत नहीं है, कंटिन्यूअस प्रोसेस है। ये स्वयं आपको जॉब देगा, आपको जॉब प्रोवाइडर बना देगा, आपको संपन्नता भी देगा और हैप्पीनेस भी देगा ये। तो इसलिए एक बहुत अच्छी नीति है। मूल अब ये है कि इस नीति को लागू करने के लिए हम कितने तैयार हैं। अगर पीसमिल अप्रोच से, जो कि अधिकतर राज्यों में मैं अनुभव कर रहा हूँ, पीसमिल अप्रोच, इससे बहुत लाभ नहीं हो पाएगा। होलसम लागू करने की नीति अपनाए, जिस पे वैसे ठीक कहा आपने, बजट तो बढ़ा ही दिया है, लेकिन शायद बहुतों का कहना है कि एनफ नहीं है, पर्याप्त नहीं है। तो ये है कि यह शिक्षा नीति एजुकेशन राइट जो दिया हुआ है, एक शिक्षा एक प्रकार का मौलिक अधिकार तो नहीं है, लेकिन मौलिक अधिकार जैसा है। एजुकेशन एक्ट, राइट टू एजुकेशन जो है, ये एक प्रकार से मौलिक अधिकार बनाता है। नई शिक्षा नीति उस दिशा में भी एक बहुत शानदार कदम है। बहुत अच्छी जानकारी दी सर आपने। सर अभी जिस अवेयरनेस की बात कर रहे थे कि पेरेंट्स में अवेयरनेस नहीं है, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है, क्योंकि जो पढ़े लिखे हैं, ज़्यादा आगे पढ़े हुए हैं, तो वो शायद समझ लें, लेकिन अभी भी हमारा जो गांव का माहौल है, जिस तरह लोग हैं, तो उनको अभी भी लगता है वही जो पुरानी कहावत चली आ रही कि खेलोगे कूदोगे तो होगे खराब, पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब। बैग नहीं लेके जाएगा तो क्या पढ़ेगा? उनको आज भी यही लगता है कि वो जब पढ़ाई नहीं करेगा बच्चा तो ये बेकार की शिक्षा नीति आ गई है। मतलब वो रिवोल्ट हो रहा है कि खेल कूद से क्या सीखेंगे बच्चे। इसकी सबसे बड़ी वजह वही है जिसकी तरफ सर ने इशारा किया, अवेयरनेस की कमी है। हाँ, उसको कैसे अवेयर कर सकते हैं? तो अवेयरनेस के लिए देखिए, हमारे यहाँ जो शिक्षा नीति बनी है उसमें उसका इंतजाम भी किया गया है। हमारी शिक्षा नीति को पढ़िएगा तो उसको 4 भागों में बांटा गया है। एक स्कूल एजुकेशन पे है एक भाग, दूसरा भाग हायर एजुकेशन पे है, तीसरा भाग है उस एजुकेशन पे जो इन दोनों से अलग है, जैसे अडल्ट एजुकेशन, ऑनलाइन एजुकेशन, बहुत सारे जेंडर एजुकेशन वगैरह, तो उसके लिए भी एक भाग रखा गया। लेकिन चौथा भाग जो है वो इम्प्लीमेंटेशन पे है। ये इम्प्लीमेंट कैसे होगा? तो इम्प्लीमेंट में जो ऑर्गेनाइजेशंस बनाए गए हैं इसके, जो इसका बजट देखेगा, उसका करिकुलम देखेगा, फ्रेमवर्क, NCF जिसे बोलते हैं, न्यू करिकुलम फ्रेमवर्क, जो 2005 में बना था, फिर 2030 में बनने की बात हो रही है, 23 में बनने की बात हो रही है। तो ये जो है इंस्टीट्यूशंस जो इसमें चौथे भाग में रखे गए हैं, इन इंस्टीट्यूशंस में ही वो काम दिया गया है कि इस शिक्षा नीति के बारे में लोगों को जागरूक करना, अवेयर करना, पेरेंट्स को बताना कि इस नीति से, इस पॉलिसी से क्या क्या फ़ायदे हैं। जैसे मोटी सी बात है, अगर पेरेंट्स को मालूम हो जाए, हायर एजुकेशन पे आ जाइए, अभी स्कूल पे हम बात कर रहे थे, हायर एजुकेशन पे सर ने जैसे बताया कि अब ये फ्लेक्सिबल हो गया है। अब आपने एडमिशन लिया तो ज़रूरी नहीं है कि 3 साल पूरा करें तभी आपको एक डिग्री मिले। अब 1 साल आपने पूरा किया, आपको एक सर्टिफिकेट मिल गया। अब 4 साल जॉब करके आइएगा तो फिर आपको 1 साल नहीं पढ़ना है, फिर सेकेंड पढ़ना है ना। फिर ये फ्लेक्सिबिलिटी ये भी है कि हम जानते थे पुरानी नीति में कि आर्ट्स है, या कॉमर्स है, या साइंस है। जो आर्ट्स में चला गया वो आर्ट्स ही पढ़ना है, साइंस में चला गया साइंस ही पढ़ना है, कॉमर्स ही पढ़ना है। अब ये चॉइस बेस्ड हो गया है, बच्चे का इंटरेस्ट जिसमें है वो चाहे पढ़ सकता है। अब वो फिजिक्स पढ़ रहा है लेकिन चाहता है कि हम साइकोलॉजी भी पढ़ें, तो उसको इसमें ये आज़ादी है
वो चाहे तो एक सब्जेक्ट साइकोलॉजी भी ले सकता है। अब लड़का पढ़ रहा है साइकोलॉजी, नहीं चाहता है कि हम अकाउंटेंसी भी थोड़ा पढ़ें, तो वो भी इसमें पढ़ सकता है। तो ये जैसा हमने कहा कि स्टूडेंट फ्रेंडली है, उसके चॉइस पे डिपेंड करता है। तो जब पेरेंट्स को मालूम होगा कि हमारे बच्चे को उसकी पसंद से पढ़ाई मिल रही है, समझाया जाएगा, अब फोर्स नहीं किया जा रहा है कि तुमको यही पढ़ना है, ये भी समझाया जाएगा कि अब बच्चा आ गया तो ज़रूरी नहीं है कि एकदम 3+2 करके ही निकले, अब वो 1 ईयर भी करके जा सकता है, फिर 4 ईयर बाद आ सकता है, ये भी कर सकता है। फिर यह कि पेरेंट्स को ये भी समझाया जा सकता है कि अब ये एजुकेशन सिस्टम आपके बच्चे के टाइम को बचा रहा है, स्किल तो दे रहा है, हुनर दे रहा है, जॉब दे रहा है, साथ टाइम भी बचा रहा है। अब 3+2 था, 3 ईयर्स डिग्री कोर्स किया, फिर 2 ईयर्स मास्टर डिग्री किया, अब तो हो गया है कि 4 ईयर्स ग्रेजुएशन, अंडर ग्रेजुएट कोर्स जो है 4 ईयर्स का, यानी जो 3+2 करता था वो 4 ईयर्स ही में हो जाएगा। 3 ईयर्स में वो उसने अपना सब्जेक्ट पढ़ा और 1 ईयर में वो एक वोकेशनल कोर्स कर लेगा। जैसे बीएड करना चाहता है वो, ग्रेजुएशन भी और बीएड भी, तो 4 ईयर्स करेगा, ग्रेजुएशन प्लस बीएड दोनों हो जाएगा, जबकि पुराने सिस्टम में 5 ईयर्स पे आते हैं। तो इस तरह से पेरेंट्स को समझाया जा सकता है, ये आपके बच्चे को का टाइम भी बचा रहा है, उसको उसके स्किल को भी डेवलप कर रहा है, उसको कोई ना कोई एक वोकेशनल एजुकेशन भी दे रहा है। इसलिए एक तरह से वो जब निकल रहा है ग्रेजुएट होकर तो ट्रेंड होकर निकल रहा है। इसीलिए इंटीग्रेटेड मास्टर डिग्री भी इसमें इंट्रोड्यूस किया गया, यानी बच्चा चाहे तो एक ही साथ ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन दोनों करके एक साथ निकल सकता है। तो इतनी ज़्यादा जो फ्लेक्सिबिलिटी है, ये फ्लेक्सिबिलिटी बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा पहुंचाने के लिए है, और पेरेंट्स को जिस दिन ये समझ में आ गया वो शिक्षा नीति को के गुणगान करेंगे और उसको अडॉप्ट करने में ज़रा सा भी देर नहीं करेंगे। इसलिए ये बड़ा बेनिफिशियल नज़र आता है मुझे तो। जी, तो उस हिसाब से सबसे ज़रूरी है लोगों को जागरूक करना, जिनको इसकी जानकारी नहीं है। हाँ। तो यहाँ से इस मंच से तो हम ये जानकारी दे ही रहे हैं, इसके अलावा भी हम लोग चाहेंगे कि जितनी भी तरह से लोगों को इस चीज़ को लेकर जागरूकता आए। सर, एक और सवाल ये, आपने कहा बैगलेस डे, तो बैगलेस डे अपनी जगह सही है, लेकिन उसके बाद भी क्या नई शिक्षा नीति में ऐसा कुछ है जो अभी स्कूल के बस्ते का भार जो बच्चों पर बहुत है, हमेशा ही हम लोग ऐसा कुछ देखते हैं कि बच्चे का वजन इतना है और स्कूल का वजन 1.5 गुना 2 गुना उसके स्कूल बैग का, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, इसमें तो इन्होंने बहुत डिटेल में लगता है बताया कि बैग का भार तो पूरा घटते जा रहा है धीरे धीरे। देखिए, बैग का भार यानी पुस्तकों का भार घट रहा है, ज्ञान अर्जन का भार बढ़ रहा है। जैसे 6th क्लास, पहली बार हिंदुस्तान में इस प्रकार की शिक्षा नीति आई है कि 6th क्लास से ही लड़कों को प्रोफेशनल टीचिंग दिया जाएगा, यानी वो वहीं से जान लेना शुरू करेगा कि कंप्यूटर कोर्स करने से ये होगा, कुछ मैनेजमेंट कोर्स से ये होगा, स्किल डेवलपमेंट के अलग अलग कोर्स से। इससे क्या होता है कि 6 हम लोग भी जब विद्यार्थी थे, हम दर्शक खास बता दें, पुराने लोग जो सुन रहे होंगे जानते होंगे, हम लोग जब 6th 5th क्लास में पढ़ते थे तो स्कूल में हम लोगों को बागवानी दिया जाता था, तुमको ये इलाज दिया, इसको तुम पानी दो, सिंचाई करो, सब्जी लगाओ, और वो मास्टर ले जाते थे। मास्टर ले जाते थे, उसको हम गौण समझते थे, हम एक ज्ञान अर्जन करते थे। तो अब जब आएगा तो जो मान लीजिए कोई कारपेंटर का लड़का है या कारपेंट्री में इंटरेस्ट रखता है, इसका भी तो ग्लोबल स्कोप है। कारपेंट्री में अगर हम इनेबिलिटी स्किलनेस डेवलप कर लें तो फिर इसका भी बड़ा मार्केट है। तो 6th क्लास के समय से गोल्ड स्मिथी, कारपेंट आदि में हम सर्टिफिकेशन का प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं। वो लड़का वहीं से अपना दिमाग मोड़ेगा कि मुझको इस मैनेजमेंट पे जाना है या इसमें जाना है, ये करना है, वो करना। तो ये देखिए कि बैग का भार घट रहा है, नॉलेज का भार बढ़ते जाएगा और लड़के को बहुत लाभ होगा, और पेरेंट्स को भी इसका अब अनुभव धीरे धीरे होगा। मैं इसी विषय में कह दूँ कि एक चीज़ जो शिक्षा नीति में क्लियर इनडायरेक्टली तो है, स्कूल का भी दायित्व है, कॉलेजेस का भी दायित्व है कि वो टीचर, पेरेंट्स, स्टूडेंट्स का मीट बराबर ऑर्गेनाइज करे। इसमें कंपल्सरी नहीं दिया है, लेकिन उसमें छिपा उद्देश्य है। इससे क्या होगा, पेरेंट्स को भी पता चले कि हमारे बच्चे सिर्फ परीक्षा की तैयारी नहीं करते हैं, वो हुनर भी डेवलप कर रहा है, उन चीज़ों को भी वो जान रहा है। इसलिए इंडक्शन मीट जो हम लोगों ने विश्वविद्यालय में शुरू किया है वो बहुत सफल नहीं हो रहा है, इसलिए पेरेंट्स जागरूक, या हम भी उतना कोशिश के लिए नहीं करते हैं, लेकिन ये बहुत आवश्यक है। IIT आदि में देखिए करता है, आप किसी फॉरेन पश्चिमी देश के यूनिवर्सिटी में दीजिए, अगर आपके बच्चे वहाँ से ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो पेरेंट्स को जाना है, उसमें आप जाने उसके विषय में क्या आपके बच्चे को उन्होंने बताया, उसका क्या आउटकम होने वाला है।
तो दीक्षांत समारोह भी उसी ढंग का चीज़ था हायर एजुकेशन में, कि आपके बच्चे को हमने डिग्री दिया और आप देखिए कि अब किस लायक बना है। जी। तो बैग का भार घटाने का पूरा प्रावधान है, लेकिन क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, प्रोफेशनल स्पिरिट ऑफ एजुकेशन, ये सब बढ़ाने का पर्याप्त प्रावधान है। बहुत सही, बहुत यही मैंने कहा कि शंकाओं का समाधान हो रहा है, प्रश्नों के उत्तर मिल रहे हैं, बहुत सारी जानकारियां जो लोगों को नहीं है। इससे जुड़ा एक और मेरे मन में एक सवाल आया सर कि जब हम नई चीज़ों को सिखाने के लिए वहाँ स्किल जिनकी आप बातें कर रहे हैं, बहुत सारे स्किल्स, तो उनके लिए फिर नए शिक्षक चाहिए होंगे, तो उसके लिए क्या उसके लिए प्रावधान है, बहुत प्रावधान है। जी जी। कि जैसे फॉर्मल एजुकेशन में सम्मिलित हो गया प्ले स्कूल, तो उसके आंगनवाड़ी की जो काम करने वाली शिक्षिकाएं या जो हैं उनको ट्रेंड किया जा रहा है, वो उसको टेकअप करेंगे। और हायर लेवल पर फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाने की बात है। जी जी जी। रिफ्रेशर कोर्स है और कई प्रकार के प्रोग्राम ऐसे चलाए जाते हैं। टीचर नए विषय से, नए तकनीक से, नए अप्रोच से लाभान्वित हों और वो उसे बच्चों तक पहुंचा सके। और इस नीति में एक चीज़ और बता दें कि बहुत जोर दिया गया है इस पर कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ ज़्यादा किया जाएगा, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा। इसलिए प्ले स्कूल से ही आपने देखा, हमने बताया पहले भी कि वहाँ बुक्स वगैरह ख़त्म कर दिए गए, वो फिजिकल टूल्स दिए जाएंगे, गेम्स। और ये ज़माना आप जानते हैं कि पुरानी शिक्षा नीति में वो चीज़ें नहीं थी, आज गैजेट्स हैं तरह तरह के, उन गैजेट्स से हर बच्चा वाकिफ होता है और बच्चा किताबों से ज़्यादा इंटरेस्ट लेता है गैजेट्स। बिल्कुल सही बात। तो उन गैजेट्स के ज़रिए पढ़ाया जाएगा, क्लासेस को स्मार्ट रूम में तब बदला जाएगा और टेक्नोलॉजी इतना बढ़ाया जाएगा कि बच्चा खुद को सिर्फ एक देश समाज में ना समझे, ग्लोबल लेवल पे अपने आप को समझे। पूरी दुनिया हम देख रहे हैं और पूरी दुनिया मेरे सामने है, तो ग्लोबल लेवल पे इस एजुकेशन सिस्टम को ले जाना, ये शिक्षा नीति का एक बड़ा उद्देश्य है। बहुत ही अच्छी जानकारी आपने दी। हमारे दोनों आज के खास मेहमान, मैं आपका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद करती हूँ। इतना कीमती वक्त आपने दिया और इतनी क्लियर कंसेप्ट को जो लोगों को नहीं पता है इस बारे में हमने जानकारी ली, तो उम्मीद है आपको बहुत सारी जानकारियाँ मिल गई होंगी। आज के लिए बस इतना ही। एक बार फिर से आप दोनों को धन्यवाद हमारे स्टूडियो में आने के लिए, अपना कीमती समय निकाल कर। और आपसे फिर होगी मुलाकात सरोकार के अगले अंक में। तब तक के लिए विदा, नमस्कार। आज ब्रेक नहीं था।